प्रखर एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी शुरुआत होती है शकील भाई के एक शेर के साथ, क्योंकि हम मोटिवेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो आज इस शेर के साथ शुरुआत करते हैं कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। देखिए, बहुत प्यारा शेर है, बहुत उम्दा शेर है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो गूज बम्प्स होते हैं वो सारे के सारे खड़े हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार बस अब कुछ कर दिखाना है। कितनी प्यारी बात कही। देखिए, पहली दो लाइन आप समझिए, अगर आप पूरे शेर पर भी गौर ना करें, क्योंकि बताने को तो मैं आपको पूरा एसेंस बता दूंगा, लेकिन मैं पहले दो लाइन पर आप ध्यान दें। वो ये कहता है कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के साथ आप कोशिश कीजिए। कौन रोक रहा है आपको? और आप सिर्फ बिस्तर पर लेटकर अगर ख्वाब देखते हैं कि मैं आईपीएस बन जाऊं, मैं आईएएस बन जाऊं, मैं आईएफएस बन जाऊं, ये व्हाटएवर, मैं एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर दूं या ये कर दूं वो कर दूं, तो भूल जाइए, पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ख्वाब ऊंचे हैं, आपके ख्वाब आसमान तक ऊंचे हैं, उनकी लिमिट इतनी है, तो बट ऑब्वियस है कि आपके अटेम्प्ट जो होनी चाहिए, आपकी जो कोशिश होना चाहिए, उसका लेवल भी उसी लेवल का होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मैं मॉर्निंग में जब भी ड्राइव करता हूं तो मैं देखता हूं कि गांव के कुछ बच्चे मॉर्निंग आवर्स में क्या करते हैं, वो वॉक करते हैं, वो भागते हैं, दौड़ते हैं, और उन्हें देख करके बाकी लोग भी दौड़ते रहते हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप अपने बिस्तर में आराम कर रहे हैं उस वक्त वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हमारे कुछ भाई पबजी खेल रहे हैं या वटएवर किसी और चीज़ में इंडल्ज हैं, तो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यार अभी कोई बंदा अधिकारी बन गया, या अभी इस बंदे ने ये एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, या वो आपका न्यायाधीश बन गया। तो भाई साहब, ऐसे नहीं बनता है। उसके पीछे कितनी मेहनत है आपको नहीं पता है, उसकी स्टोरी का आपको नहीं पता है। कोई भी आदमी कामयाबी हवा में अचीव नहीं करता, उसके लिए वो लेबर करता है, वो मेहनत करता है। ठीक है, चलिए इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी जो स्मार्ट सिटी रैंकिंग है उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये है झारखंड। झारखंड शीर्ष पर रहा है स्मार्ट सिटी रैंकिंग में, और उसकी राजधानी क्या है? रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। स्थापना कब हुई? 15 नवंबर सन 2000। और ये आप देख रहे हैं, ये आपका नक्शा है भारत का, और इस भारत के नक्शे में आप देख लीजिए, जब आपको झारखंड ढूंढना हो तो आप याद रखें कि बिहार से वो अलग हुआ था, और बिहार से अलग होने में जो बिहार का निचला हिस्सा है वो क्या है? झारखंड। मुझे ऐसा याद आ रहा है जैसे पीछे की तरफ वो 2020 लिखा हुआ है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो 2000 है। ठीक है, तो ये है झारखंड, जो किससे अलग हुआ? बिहार से। और यहाँ के मैंने बता दिया आपको मुख्यमंत्री कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि 22 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मई आज ही है, और आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इसका जो थीम है वो है वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन फॉर नेचर। हम सोल्यूशन का हिस्सा हैं, पार्ट हैं नेचर के लिए। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। मैं थोड़ा सा आपको जैव विविधता की तरफ ले जा रहा हूँ, जो फ्लोरा और फोना। देखिए, फ्लोरा से मतलब होता है जो भी आपके पेड़ पौधे हैं, और फोना से मतलब होता है जितने भी जंतु हैं, यानी जितने भी आपके एनिमल्स हैं, वो कैटेगरी आती है फोना में। तो उनके संरक्षण के माध्यम से जैव विविधता को, यानी बायोडिवर्सिटी को हम लोग क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। इसमें आपको मोटे रूप में अगर जानना चाहें तो 3 बातें आपको पता होनी चाहिए कम से कम। पहली बात कि सबसे पहला कब बना? तो ये बना आपका नीलगिरी। फिर ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है कच्छ। कच्छ में है आपका, और ये 2008 में बना। सबसे छोटा पूछा जा सकता है तो वो बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? 1997 में बना, डिब्रू साइखोवा। लेकिन मैंने आपके लिए कोशिश की है, पूरी की पूरी डिटेल डाली हुई है, अभी पढ़ते हैं जरा। चलिए, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स correspondingly to IUCN category 5
प्रोटेक्टेड एरियाज टू प्रोटेक्ट द लार्जर एरियाज ऑफ द नेचुरल हैबिटेट। उनका कहना यह है कि नेचुरल हैबिटेट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके लिए बनते हैं बायोस्फीयर रिजर्व देन ए टिपिकल नेशनल पार्क और एनिमल सेंचुरी, यानी उससे भी ज़्यादा प्रोटेक्शन यहाँ होता है। एंड दैट ऑफ्टन इंक्लूड वन और मोर नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स, एक या एक से ज़्यादा नेशनल पार्क और रिजर्व उसमें शामिल हो सकते हैं। अलॉन्ग विद द बफर जोन। बफर जोन क्या होती है? बफर जोन एक जोन होती है जहाँ पे आपके ऐसा ट्राइब्स भी रह सकती हैं, वो अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी कर सकती हैं जो जंगलों से ही जुड़ी हुई हैं। बफर जोन्स दैट आर ओपन टू सम इकोनॉमिक यूजेस। प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड नॉट ओनली टू द फ्लोरा एंड फोना of the protected region but also to the human communities who inhabited these regions and their way of life। और जिस तरह से वो जीते हैं तो उनको संरक्षण मिलता है। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर बात करें तो कुछ आप देख सकते हैं। एक आपका कौन सा है अचन कमार, ये है आपका अमरकंटक। अमरकंटक आप समझ गए होंगे कहाँ पर है। लोकेशन क्या है इसका? कवर्स द पार्ट ऑफ अनूपपुर एंड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड पार्ट बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अगस्तमलाई लोकेशन क्या है? नयार पेपारा एंड शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देयर एडजॉइनिंग एरियाज इन केरला। देखिए हो सकता है कि कहीं पे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो, पर आप अगर जानते हैं तो आप उसको पहचान लेंगे। कोल डेजर्ट। कोल डेजर्ट आपका है कहाँ पर? लोकेशन है पिन वैली नेशनल पार्क एंड सराउंडिंग्स, चंद्रताल एंड सरखू एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ इन हिमाचल प्रदेश। दिहांग दिबांग लोकेशन है पार्ट ऑफ सियांग एंड दिबांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश। डिब्रू साइखोवा लोकेशन है पार्ट्स ऑफ द डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? ये है आपका असम में। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है इंडिया के, वो कौन कौन से हैं? ग्रेट निकोबार है, नाम से ही पता लग रहा हो आपको। सदर्न मोस्ट आइलैंड जो है अंडमान और निकोबार का, ये लोकेशन है उसका। गल्फ ऑफ मन्नार की अगर बात करें तो लोकेशन क्या हो जाएगा? इंडियन पार्ट ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर पड़ता है? भारत और श्रीलंका के बीच में, यानी तमिलनाडु का रीजन जो है। कच्छ की बात की जाए तो कच्छ का जो लोकेशन पड़ता है वो है पार्ट ऑफ कच्छ, राजकोट, सुरेंद्र नगर, पाटन सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात स्टेट। अगर हम कंचनजंगा की बात करें तो पार्ट्स ऑफ द कंचनजंगा हिल्स एंड सिक्किम इसका लोकेशन है। मानस की बात की जाए तो पार्ट ऑफ कोकराझार, बोंगाई गांव और बारपेटा, नलबरी, कामरूप एंड दारन डिस्ट्रिक्ट जो असम में पड़ता है। एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया की बात की जाए तो नंदा देवी है। लोकेशन क्या है? पार्ट ऑफ चमोली, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड में पड़ता है। नीलगिरी इसका लोकेशन है पार्ट वेनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलांबर, साइलेंट वैली एंड सिरुवानी हिल्स, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। पता होगा आपको, ये आपका तकरीबन जॉइंट पे पड़ता है जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं। नोकरेक, नोकरेक का लोकेशन है पार्ट ऑफ गारो हिल्स जो मेघालय में है। और शेषाचलम हिल्स जो है ये आपका लोकेशन है कवरिंग द पार्ट्स ऑफ द चित्तूर एंड द कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश। सिमलीपाल इसका लोकेशन है पार्ट ऑफ द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। और सुंदरबन जो है ये तो फेमस है पार्ट्स ऑफ द डेल्टा ऑफ द गैंजेस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का एक जो डेल्टा डेवलप होता है वेस्ट बंगाल में, तो वो है आपका। उसके बाद आता है पन्ना। तो पन्ना का लोकेशन, पन्ना एक फेमस आपका एरिया है, पार्ट्स ऑफ पन्ना एंड छत्रपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका लोकेशन क्या हो जाता है? पार्ट्स ऑफ बैतूल, होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। तो ये आप देख रहे हैं, ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो आप याद कर सकते हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ क्यों इंपॉर्टेंट है पता लग गया हो आपको, ऑक्सीजन की कमी के चलते। तो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डिवर्सिटी की हम बात कर रहे थे 2021। तो बायोडाइवर्सिटी plays a major role in maintaining the balance of Earth. It is the foundation of the ecosystem services to which human well-being is intimately linked. All the variety of animals, plants, fungi and even microorganisms like bacteria make up our natural world. ये तो सभी को पता है।
तो ये बात हुई किसके बारे में? ये बात हुई इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डिवर्सिटी के बारे में। कब मनाया जाता है बता चुका हूँ, मई 22 को, आज ही के दिन। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डिवर्सिटी का थीम क्या है? एवरी ईयर देयर इज अ स्पेसिफिक थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द बायोलॉजिकल डिवर्सिटी 2021। दिस ईयर 2021 द थीम इज वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। मैं बता चुका था, बट ये क्योंकि न्यूज़पेपर का कटिंग है तो मैंने आपको फिर भी पढ़ के सुना दिया। अब बात आती है कि एशिया के दूसरे सबसे बड़े धनी व्यक्ति कौन बन गए। देखिए, एशिया के जो सबसे धनी व्यक्ति अभी हाल ही में बने हैं, वो कौन बने हैं? वो बने हैं गौतम अडानी। कौन बने हैं? गौतम अडानी बने हैं। ये आप देखिए, ये इंडिया टुडे का खबर है जिसमें उसको उन्होंने बताया है कि गौतम अडानी क्लोजेज इन ऑन नेट वर्थ ऑफ एशियाज रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी। अडानी ग्रुप फाउंडर एंड चेयरमैन गौतम अडानी has overtaken Chinese billionaire Zhong Shanshan to become the Asia's second richest person and is only behind the Reliance Industries Limited, which is RIL, chairman मुकेश अंबानी। ये आप देख सकते हैं, ये गौतम अडानी जी हैं और ये मुकेश अंबानी। अडानी ग्रुप ऑफ फाउंडर एंड चेयरमैन गौतम अडानी is just a few $billion away from surpassing the net worth of India's richest man Mukesh Ambani. Gautam Adani on Thursday overtook the Chinese billionaire Zhong Shanshan to become the Asia's second richest person। मैं बता चुका हूँ। अब मेन बात पर आते हैं। विद ए नेट वर्थ ऑफ $67.6 बिलियन, ये उनका नेट वर्थ है। किसका? गौतम अडानी का। हैज़ ऑल्सो बिकम द 14th, यानी 14वें नंबर के रिचेस्ट बिजनेसमैन बन गए हैं पूरे वर्ल्ड में। और अगर बात की जाए एशिया की, तो एशिया में सेकेंड नंबर पर। ठीक है, जस्ट ए पोजीशन बिलो द मुकेश अंबानी। और ये वैल्यू कितनी है मुकेश की? 76.3 बिलियन डॉलर। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे दो प्रश्न कहीं पीछे रुके हुए हैं। और वो क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची, जो अस्थायी सूची है, उसमें भारत के कितने स्थल शामिल किए गए? देखिए, मैं आपको बता दूं, यूनेस्को के बारे में आपको पता ही होगा कि यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को एक संगठन है और जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? ऐसे प्लेसेस को क्या दिया जाता है? संरक्षण दिया जाता है जो आपके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के होते हैं। तो उनको क्या किया जाता है? उनका संरक्षण किया जाता है। तो अभी हाल ही में कुछ प्लेसेस को, कितने प्लेसेस को? 6 प्लेसेस को इसमें शामिल किया गया। कितने प्लेसेस को शामिल किया गया? 6 प्लेसेस को इसमें शामिल किया गया है। और ये क्या है? ये अस्थायी तौर पर किया गया है। ठीक है, तो मैं पूरा डिटेल में इसका एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हाल ही के लिए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय औषधि पौधे संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आपको मैं बता दूं, इसका उत्तर है महाराष्ट्र। क्या उत्तर है इसका? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, ये मैं बता चुका हूं आपको। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि जो EY अक्षय ऊर्जा है, देश आकर्षण सूचकांक में भारत कौन से पायदान पर है या भारत कौन से स्थान पर है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा पड़ता है? भारत का स्थान इसमें पड़ रहा है 3रा स्थान। जो EY इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान क्या पड़ रहा है? इसमें भारत का स्थान पड़ रहा है 3रा स्थान। ये बात समझ में आती है? तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि सौर फोटोवोल्टिक जो PV होता है, यानी इस स्टैंड पर भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में 3रा स्थान पाया है। और पिछली बार अगर हम बात करें लास्ट टाइम, तो भारत कौन से स्थान पर था? भारत था 4थे स्थान पर। ठीक है, और अब वो इम्प्रूव करके कहाँ पहुँच गया है? वो पहुँच गए 3रे स्थान पर। जो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया है? वो फर्स्ट पोजीशन को अपना बरकरार रखा है। और चीन जो है वो इसमें सेकंड प्लेस को अपना सिक्योर करने में सफल रहा। और भारत जो है, भारत है 3रे स्थान पर। मैं आपको बता दूं, ये सब ज़रूरतें क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि सभी लोगों ने कमिटमेंट किया है कि वो अपने यहाँ से कार्बन एमिशन को कम करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सूचनाएं हुई किसके बारे में? EY ऊर्जा के बारे में। अब अगला प्रश्न आता है कि जो ज्योति कृष्ण दत्त हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो वो कौन है? तो वो क्या है? वो NSG के
पूर्व महानिदेशक रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये रहे हैं आपके NSG DG ज्योति कृष्णदत्त, हु लेड द हीरोइक ऑपरेशन ड्यूरिंग 26/11। 26/11 आपको याद होगा, 26/11 जब मुंबई में ताज होटल पर हमला हुआ और बेकरी पर हमला, और एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी जिससे पूरा देश बहुत परेशान हुआ था। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे केयरप्लेक्स वाइटल्स ऐप का उपयोग क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो SpO2 होता है और जो पल्स रेट है, पल्स रेट यानी धड़कन, उन्हें नापने के काम में आता है। ये एक ऐप है और इसके जरिए क्या होता है, फ़ोन का जो रियर कैमरा होता है और फ्लैश लाइट, उन्हें हम क्या करते हैं, उंगली से कवर कर लेते हैं। तकरीबन 40 सेकंड के आसपास तक वो क्या होता है, स्कैन करता है और उसके बाद डिस्प्ले पर हमें जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है यानी जो SpO2 है और जो पल्स है यानी कि जो श्वसन दर है हमारी, वो उसके ऊपर दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो ये है आपका केयरप्लेक्स के बारे में सूचना। अब आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है? तो ये घोषित करने वाला है राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में एशियाई ग्रेसाइल स्किंक की एक नई प्रजाति खोज में आई है या सामने आई है, तो ये है कहाँ पर पाई गई है? तो ये है आपका वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है कर्नाटका। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, SBIRS जियो 5 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च करने वाला है US स्पेस फोर्स। और SBIRS का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। एटलस 5 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है? देखिए, जो आपका भूमध्य रेखा है, ये उसके चारों तरफ क्या करेगा, ये चक्कर लगाएगा और जैसे कोई संभावित हमला है, जैसे मिसाइल का ही कोई हमला हो, तो उसके बारे में समय से सूचना देने में ये उपयोगी रहेगा। अब अगला आता है इसके बाद, जगन्नाथ पहाड़िया जिनका हाल ही में कोविड के कारण निधन हुआ, वो कौन रहे हैं? तो वो थे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री 1980 से लेकर 81। ये हरियाणा, ये शायद डेटा गलत है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये हरियाणा बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। ये बात तो सही है, लेकिन आप ईयर एक बार चेक कीजिएगा। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 20 मई को। अब अगला प्रश्न आता है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित कर दिया है? तो ये क्वेश्चन है आपका, इसका उत्तर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51 यानी 51वें नंबर का जो भारतीय हस्तशिल्प मेला है, उसका उद्घाटन समारोह कहाँ पर हुआ था? तो इसका समारोह हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बूढ़ा नाला है वो किस नदी को प्रदूषित करता है या उसके प्रदूषण का मुख्य स्रोत है? तो आपको पता होगा, सतलज जो है, सतलज नदी में लुधियाना का बिना ट्रीटमेंट किया हुआ वाटर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, या ये कहिए उसकी ये सहायक नदी जैसा काम करता है, तो जिसकी वजह से वो नदी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। चलिए अगला प्रश्न है कि चार्ल्स ब्रॉडी ने जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे एक अभिनेता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री मिस्टर BS येदियुरप्पा ने कितने करोड़ रुपए की कोविड राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है 1250 करोड़ रुपए की। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये शुभारंभ किया गया है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेपाली गाइड ने सबसे कम समय में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा किया? तो ये करने वाले कौन हैं? मिंगमा तेंजी शेरपा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट डिटेल नहीं कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। किस देश ने दुनिया के साथ टीकों की 80 मिलियन खुराक साझा करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है अमेरिका ने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आरोग्यश्री योजना के तहत माइकोसिस को भी उसमें शामिल कर लिया? ये जो म्यूकरमाइकोसिस है डिजीज़, उसको इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह जडेजा जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थे? तो वो थे BCCI के रेफरी। UPPCS के अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाते हैं? तो ये 18 मई। देखिए काफ़ी क्वेश्चंस इकट्ठे हो रहे हैं, अभी भी 250-300 प्रश्न हैं और एक साथ डिलीवर करना आसान नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी मेडिकल कंपनी है जिसने हाल ही में डॉक्टर रेड्डी कंपनी से मिलकर स्पुतनिक 5 जो रशियंस ने बनाई है, ये रशियन कंपनी की बनी हुई है, उसका प्रोडक्शन अब भारत में किस के माध्यम से किया जाएगा? तो ये किया जाएगा शिल्पा मेडिकेयर की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक बुक न्यूज़ में है जिसका नाम है सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस। यह किताब किसने लिखी है? तो इसे लिखने वाले हैं प्रीत मोहन सिंह मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से यूनियन मिनिस्टर को इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल दिया जा रहा है या दिया गया है? तो ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक जो शिक्षा मंत्री हैं। उन्हें 2021 में इनकी राइटिंग के लिए गोल्ड मेडल दिया गया और यह सम्मान महर्षि ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर टोनी नडार के द्वारा दिया गया और इस 2 दिन के इवेंट को 110 देशों द्वारा देखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक कब मनाया गया? तो ये मनाया गया कब? ये मनाया गया है, कब मनाया गया? स्ट्रीट्स फॉर लाइफ लव 30, थीम इसका है लव 30 का मीनिंग यानी 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रखनी है जिससे सिटी में एक्सीडेंट कम हो। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेदम मेफाई ये किस देश का, किस प्रदेश का त्यौहार है? तो ये क्या है? असम में अहोम जाति है और वहाँ शायद ये मनाया जाता है, उसके लिए जो दिवंगत लोग होते हैं तो उनके रिमेम्बरेंस में ये शायद मनाया जाता है। ब्रिट अवार्ड 2021 में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जो है वो प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार कौन बनी है? तो ये हैं टेलर स्विफ्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड सेल्फ क्या है? तो कोविड सेल्फ क्या है? कोविड-19 की घर पर ही एंटीजन कोविड टेस्ट करने की एक किट है जिसे आईसीएमआर ने मान्यता दी हुई है। वो कौन सा देश है जिसने अभी क्या किया है? फॉरेन, ये स्पेलिंग गलत है, फॉरेन करिकुलम या फॉरेन ऑनरशिप को प्राइवेट स्कूल्स में बैन कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं ये करने वाला कौन है? ये चाइना है। उन्होंने क्या किया? चाइना ने फॉरेनर्स की स्कूल में एंट्री को बंद कर दिया है, उनकी लैंग्वेज को भी बंद कर दिया, उनके कोर्सेज को बंद कर दिया। इसमें बाहर के विदेशी लोगों की एंट्री नहीं है। किंडरगार्टन से लेके 9th क्लास तक ये नियम लागू होता है। इसमें ना तो फॉरेन ऑनरशिप एक्सेप्ट की जाएगी और ना ही बाहर के देशों के विषयों को पढ़ाया जाएगा। आप समझ सकते हैं, उनका मानना ये है कि जो बच्चा होता है तो उसका जो मन है, उसके मन पर कोई भी चीज़ एक इम्प्रेशन डेवलप कर सकती है और वो चाहते हैं कि वो सिर्फ चाइना की संस्कृति को ही फॉलो करें, चाइना के जो वो पढ़ा रहे हैं पाठ्यक्रम उसको ही ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इटालियन विमेन सिंगल लाइट टाइटल 2021 किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीतने वाले हैं ईगा स्वाइटेक और इन्होंने हराया है कैरोलिना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, सुंदरलाल बहुगुणा जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस आंदोलन के प्रणेता रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं वो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। अपनी पत्नी के क्या कहते हैं कहने पर या उनकी भावनाओं की कदर करते हुए उन्होंने इस आंदोलन को प्रमोट किया। ठीक है, तो बहुगुणा कम्स to COVID-19 celebrated environmentalist and leader of the Chipko movement Sundarlal Bahuguna succumbed to COVID-19 at AIIMS ऋषिकेश on Friday। मैंने ये पूरा कल कवर किया है एक सेपरेट वीडियो में, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ बस ज़्यादा डिटेल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये एक इन्फॉर्मेशन है जस्ट, ये इंडियन एक्सप्रेस से जब मैं बना रहा था तभी ये न्यूज़ मैंने पढ़ा। तो उनका कहना है कि CBSE लाइकली टू कंडक्ट द क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम ओनली द मेजर सब्जेक्ट्स। देखिए अभी ये सिर्फ मतलब बात हो रही है, अभी फाइनली कुछ भी कहा नहीं गया है। तो मैं थोड़ा सबको बता दूं कि बोर्ड कंसीडरिंग द 2 ऑप्शंस फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम्स विच इंक्लूड अ शॉर्टर पेपर ऑफ ओनली 90 मिनट्स। वो सोच रहे हैं कि या तो एक तरीका है कि हम 90 मिनट का पेपर ले लेते हैं कैरिंग जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हों। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन CBSE इन ऑल likelihood will conduct the class 12 board examination only for the major subjects. The Indian Express has learned the board offers the 174 subjects। हमें पता है कि 174 जो सब्जेक्ट हैं वो ऐसे पेपर लेती है लेकिन क्लास 12 के लिए, लेकिन है क्या, उन्होंने रफली 20 सब्जेक्ट को माना है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रफली 20 सब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड द मेजर बाय CBSE। These include the physics, chemistry, mathematics, biology, history, political science,
business studies, accountancy, geography, economics, English. A CBSE student takes a minimum of 5 and a maximum of 6 subjects. Of these usually 4 are major subjects. तो आप समझ सकते हैं ऐसा सोचा जा रहा है. According to the sources, the CBSE has proposed 2 options to the Education Ministry for conducting the board examination for the major subjects. These are set to be discussed at the meeting of the state education ministers and state education secretaries that will be chaired by the Defense Minister Rajnath Singh on Sunday. Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank, Women and Child Development Minister Smriti Irani will also attend this meeting. आप समझ सकते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम कराना बिना वैक्सीनेशन के ये बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. Under the first option, the National Board has proposed that the examination for the major subjects should be held in the existing format and the designating examination center. As for the minor subject, their marks can be calculated on the basis of the performance the major subject CBSE has suggested. तो क्या कहा गया पहले ऑप्शन में कि हम क्या करते हैं उनका एग्ज़ाम ले लेते हैं मेजर सब्जेक्ट्स का और एग्जिस्टिंग फॉर्मेट पे ले देते हैं और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि जैसे मार्क्स उनके मेन सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं तो उसी के बेसिस पर हम उनको मार्क्स बाकी के सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं. दिस ऑप्शन वुड रिक्वायर द 1 month ऑफ द प्री एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ और हमें पता है इसमें समय लगे एंड 2 months फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड अनदर 45 days टू द कंपार्टमेंट एग्जाम्स. तो एक लंबा समय इसमें लगने वाला है. द फर्स्ट ऑप्शन द इंडियन एक्सप्रेस हैज़ लर्न कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड इफ बोर्ड हैज़ अ विंडो ऑफ 3 months. तो आप समझ सकते हैं ये कितना क्रूशियल है और बस ये एक सूचना आपको देनी थी और इसी के साथ मुझे लगता है कि आप इसके बाद एक लाइन और बचती है. अंडर द सेकेंड फॉर्मेट विच विल टेक द 45 days टू वाइंड अप द CBSE हैज़ proposed that the class 12th students sit for major subject exams in their own school, read self-center instead of the designated examination centers. To facilitate this, the number of examination center will have to be doubled. तो ये कुछ बातें किसके द्वारा, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, ये मेरे बिहाफ पर नहीं है. इंडियन एक्सप्रेस एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, उसके बेसिस पर ऐसा कहा गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. हैव अ गुड नाइट.